ऐसे ही उनके मन के अंदर गुस्सा होगा। वो लड़े नहीं, चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, मुझे ये नहीं मिला, ये मिलता तो मैं ये करता, ये नहीं करा। उन्हीं परिस्थितियों में से अपने एजेंडे को कैसे लागू किया जाता है, ये आज के लोगों को समझना चाहिए। चचा ने सरदार पटेल से कहा कि जब ये आजादी का भाषण वो पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, उसके फौरन बाद वंदे मातरम होना चाहिए। और मैं उमा जी से खासतौर से निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द उसको अपने तर्क की कसौटी रेफरेंस के साथ देखें, और जब आप संतुष्ट हो जाएं तब 5 लोगों को बताइएगा। उमा शर्मा जी का मैंने नाम सिर्फ लेने के लिए नहीं कहा है मन से। जिस तरह से उन्होंने वंदे मातरम को रखा, ये पूरा किस्सा मुझे मेरे मन मस्तिष्क में उतर गया और मैंने कहा आज मैं सभा में यहां से कहूंगा। 1947 में पंडित नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि जब पार्लियामेंट के अंदर आजादी की घोषणा हो जाए, जब वो अपना अंग्रेजी में आजादी का भाषण पूरा कर लें, क्योंकि भारत के लोग उस समय हिंदी नहीं जानते थे, उसके बाद वंदे मातरम होना है। यह बात सरदार पटेल से उन्होंने कही। और आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, तब आप समझेंगे कि उन्होंने सही आदमी से गलत बात क्यों कही है। सन 1937 में इस देश में जो लोग ये कहते हैं कि हमारा सदियों से भाईचारा है, हम हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी है, यह दुनिया का दूसरा बड़ा झूठ है। वंदे मातरम के जब नारे लगते थे, वंदे मातरम जब गाया जाता था, तो भारत के युवाओं में, उस वक्त के लोगों के अंदर एक पुरुषार्थ की भावना पैदा करते थे, एक जोश पैदा करते थे। लेकिन 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर जो लोग खजूर तोड़ रहे थे, उनको यह बड़ा नागवार गुजरा कि वंदे मातरम हम पूरा नहीं गाएंगे, क्योंकि उनकी फिलॉसफी और उनकी किताब कहती है कि हमारा सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के सामने सर ही नहीं झुकता था, लम्बे लेट जाते थे, तो वो अल्लाह था क्या? उन लोगों को बड़ा नागवार गुजरा कि हम भारत मां की वंदना करते हुए सर नहीं झुकाएंगे। विवाद हुआ इस पे, तो क्योंकि वो चचा नेहरू तो एक समय में 15-20 काम रहते थे, उनको बिजी रहते थे, तो उनको लगा कि इसको जल्दी से निपटाओ। तो उसके अंदर कुछ ऐसे लीडर जो भारत में रहे, भारत में रहने के बाद पाकिस्तान चले गए, वो सब इकट्ठे हो गए और नेहरू जी सब लोग मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, इससे देश के मुसलमानों की भावनाएं जो हैं वो आहत होती है। तो बातचीत हुई और उसके बाद एक फैसला 1937 में लिया गया कि अब से सिर्फ वंदे मातरम का एक पैराग्राफ गाया जाएगा, और बात आगे बढ़ गई। जिसके मन में अपनी संस्कृति और आस्था और परंपराओं के प्रति आग होती है, वो भूलता नहीं है, सही समय आने पर सही तरीके से बात रख देता है। सरदार पटेल को यह बात याद थी
नेहरू जी ने उनसे जब यह कहा कि आप उसका इंतजाम करें कि आजादी की घोषणा के बाद संसद में वंदे मातरम बजे, उनकी सुई 1937 पर अटकी हुई थी। सरदार पटेल साहब ने उस वक्त देश के एक बहुत जाने माने संगीतकार को फोन किया। वो मुंबई में नहीं थे उस वक्त, वो मद्रास में थे, और लैंडलाइन के कारण बार बार कॉल और इमीडिएट कॉल नहीं हो सकती है। सरदार ने फोन करके छोड़ दिया, फिर उनके यहां से कॉल आया, सरदार साहब से टेलीफोन पे बात कराई गई। तो सरदार साहब ने उस संगीतकार से कहा कि मैं चाहता हूं कि संसद में जब आजादी की घोषणा हो जाए तो आप वंदे मातरम गाएं। लेकिन मैं कभी कभी अपने पूर्वजों पे इसलिए गर्व करता हूं, क्या कद के लोग थे। अगर आज आप किसी से कह देते तो वो ये भी कहता कि मैं वंदे मातरम गाऊंगा लेकिन मुझे राज्यसभा चाहिए। ऐसे कद्दावर लोगों को जब कोई राष्ट्र भुला देता है तो उसमें चापलूस और दलाल ही पैदा होते हैं। उसने बड़े संगीतकार ने पटेल से कहा, मेरी एक शर्त है, मैं दिल्ली आऊंगा, वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने कहा, बताइए। बार बार जब भी मैं किस्सा सुनाता हूं तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। जिसको फोन किया था उन्होंने अपनी शर्त रखी। उन्होंने कहा, सरदार साहब, मेरी एक छोटी सी शर्त है, मैं आने के लिए तैयार हूं, वंदे मातरम गाने के लिए तैयार हूं, मेरी सिर्फ इतनी शर्त है कि इस खंडित भारत में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने कुछ नहीं जवाब दिया। सरदार पटेल ने कहा, मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। वो आ गए दिल्ली। चाचा नेहरू इधर से उधर शेरवानी पहने घूम रहे थे। चाचा नेहरू मंच पे गए, उन्होंने अपनी अंग्रेजी में स्पीच दी, क्योंकि वो भारतीयों को कम और लॉर्ड माउंटबेटन के पिताजी को ज्यादा बताना चाहते थे। अपनी स्पीच देकर के नीचे उतरे तो उन्होंने सरदार साहब की तरफ देखा। सरदार साहब ने हाथ से कहा, इंतजाम हो गया है। मुझे कभी कभी लगता है सरदार साहब ने कहा कि तुम्हारा भी काम आज हो जाएगा, इसी अंदाज में उन्होंने कहा। और जिस शख्स को उन्होंने बुलाया था, मुझे दुख है, हमारी पीढ़ी, हमसे पहले की पीढ़ी और हमसे बाद की पीढ़ी अजीबो गरीब टाइप के संगीतकारों के नाम याद रखती है, लेकिन उस संगीतकार का नाम इस राष्ट्र को नहीं पता है। आज उनका कोई वारिस नहीं है, किसी पार्टी की लाइन में नहीं लगा, पद्म अवार्डों की लाइन में नहीं लगा, लेकिन कुछ काम, कुछ बातें कर्नल आर.एस.एन. सिंह, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अंकुर शर्मा, हम जैसे लोगों के ही भाग्य में लिखी थी। सरदार पटेल ने जिन संगीतकार को बुलाया था, उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मंच पे गए, जिस पार्लियामेंट के ऊपर अक्सर आप डिबेट देखते हैं, और उन्होंने 9.25 मिनट में 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की पार्लियामेंट में गाया। और दूसरे दिन 10:30 पर ऑल इंडिया रेडियो से उसका दोबारा प्रसारण हुआ। मेरा एक साधारण सवाल है, कोई पार्टी लाइन पे नहीं है किसी।
अगर आजाद भारत की संसद में जो हुआ है मैं उसको मानूंगा, या 1937 में किसी के साथ किसका क्या समझौता हुआ उसको मानूं। इस दौर में फिर आपको एक मौका मिला है, और इसलिए बार बार कहता हूं चिल्ला चिल्ला के, यहां हो सकता है कुछ नए टिकटार्थी भी आए हों, वो टिकट लेने वाले हों, चुनाव होने वाला है। मैंने सुना है आपके राज्य में नेता भीड़ देख के रुक जाते हैं, उन्हें पता नहीं होती भीड़ कौन सी है। हो सकता है भूतपूर्व बैठे हो और अभूतपूर्व भी यहां बैठे होंगे, लेकिन आज भी ये मेरे और आपके भाग्य में लिखा है कि 2022 के भारत में अनादिकाल से जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ हुई, लेकिन हम बदलने की इस प्रक्रिया के हिस्से भी बन रहे हैं और बदलते हुए देख भी रहे हैं। इसलिए इसकी कैंपेन कर रहा हूं, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, 100 लोग हो, 10,000 हो, 50,000 हो, ये बात तथ्यों पर रख के कहता हूं। बहुत ऐसे महान लोग आए, लेकिन उस समय नहीं था सही। हो सकता है उनके मन में भी बहुत सारी बातें रही हो, लेकिन विचारों को वो समय नहीं मिला। लेकिन ये बिल्कुल राइट टाइम है। कम से कम 1000 साल की हिस्ट्री का आप अध्ययन करें तो जिस पोजीशन में आज सनातनी हिंदू खड़ा है, ये मौका नहीं था। इसलिए अपनी बात को बिना लाग लपेट के, इस बात की चिंता करे बगैर कि कौन नाराज होगा, कौन रूठ जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। और इस कैंपेन को आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि दक्षिण भारत में आपके राज्य में 2 सभाएं हुई, तब बोलते बोलते मेरे दिमाग से यह बात निकल गई, लेकिन मैंने इसको शुरू में इसलिए लिया कि आपके बीच में श्रीमती उमा शर्मा जी ने जिस आवाज में इसको गाया, जितनी कुशलता के साथ गाया, जितनी भाव के साथ गाया, मुझे लगता था कि इस इशू को पहले बता दूं, नहीं फिर भूल जाऊंगा। आज भारत की संसद करीब करीब बन के तैयार हो गई है। अभी दुनिया को नहीं पता कि उस संसद में क्या क्या है। मेरा यकीन मानिए, मैं मजाक में कहता हूं, जिस दिन भी उसका उद्घाटन होगा, कुछ लोग अपने घरों की छतों पे चढ़ेंगे और सुसाइड कर लेंगे। लिहाजा वो संसद, सुना है कि अगला सत्र वहीं होगा।